बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स आप लोग घरों में खैरियत से होंगे और यकीनन अपना काम कर रहे होंगे, लेक्चर्स को बखूबी सुन रहे होंगे। इस चैप्टर में अभी तक जो बातें हम पढ़ चुके हैं उनमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसकी ब्रांचेस, उसके बाद लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद लिविंग वर्ड इन टाइम और लिविंग वर्ड इन स्पेस, ये अभी तक पढ़ा। फाइलेटिक लाइनेज हमारा सबसे आखिरी टॉपिक था। आज से हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है बायोलॉजिकल मेथड। जी दोस्तों, आज हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप तमाम दोस्तों ने पहले क्लास 9 में जो बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ था, वहाँ पे पूरा चैप्टर इस एक टॉपिक पर बनाया गया, बायोलॉजिकल मेथड। जबकि हमारी फर्स्ट ईयर के इस पहले चैप्टर में बायोलॉजिकल मेथड का सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है। इसी एक टॉपिक में हमने कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन से बात को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड है क्या? एक ऐसा मेथड जिसे इस्तेमाल किया जाए, यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक ऐसा तरीका जिसे इस्तेमाल किया जाए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया जाएगा। देखिए, सवाल ये पैदा होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। इसको भी डिफाइन करते चले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप यूं डिफाइन करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफाइन यूं किया जाएगा, एक ऐसा प्रॉब्लम, या आप कह लें कि एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल, एक ऐसा मसला जिसका ताल्लुक है विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा मसला जिसका ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। और ये वो क्वेश्चन होगा, ये वो सवाल होगा जिसको पेश किया जाए एक साइंटिस्ट के सामने, एक साइंसदान के सामने पेश किया जाए कि इस मसले का हल तलाश करके दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के प्रॉब्लम को हम नाम देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आ जाए जिसका ताल्लुक लिविंग वर्ल्ड के साथ नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं है, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल मेथड आपने पढ़ा होगा, उसमें उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है जिसका ताल्लुक केमिकल्स के साथ है। इसी तरह फिजिक्स की किताब में आपने एक फिजिकल मेथड भी पढ़ा होगा जिसके अंदर फिजिक्स से जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, चाहे बायोलॉजिकल मेथड हो, वो फिजिकल मेथड हो, या वो एक केमिकल मेथड हो, इन तीनों तरह की मेथडोलॉजीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक जैसा, इनके जो बुनियादी स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो आज हमने बायोलॉजिकल मेथड के जो चंद बेसिक स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करनी है। देखिए, हर एक स्टेप में थोड़ी सी बातों को शेयर किया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक टॉपिक है और टाइम शॉर्ट है। 9th में आपने इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। चलें बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला मरहला, सबसे पहला स्टेप वो है ऑब्जर्वेशंस।
उर्दू में हम इसको कहते हैं मुशाहिदात। ये देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वो तमाम इंफॉर्मेशंस, वो तमाम मालूमात विच आर कलेक्टेड, जिनको इकट्ठा किया जाए, हासिल किया जाए बाय यूजिंग द 5 सेंसेस या सेंस ऑर्गन्स का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आप लोग जानते हैं, और वो मैं सेंसेस आपके सामने यहाँ पर लिखूं अगर, तो आप जानते हैं कि हियरिंग, सुनना हमारा एक सेंस है। इससे अलावा विजन, ये भी हमारा एक सेंस। इससे अलावा टेस्ट हमारा एक सेंस। इससे अलावा टच हमारा एक सेंस। ये हो गए 4, और 5वां है आखिरी सेंस, इसे सेंस ऑफ स्मेल का नाम देते हैं। कहा यह जाता है कि इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को सुनकर या देखकर या चख कर या छू कर महसूस करके, अगर आप किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, तो वो हासिल होने वाली जो इंफॉर्मेशन है, खा वो किसी भी शक्ल में हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी, वो हमारे लिए मुशाहिदात कहलाएंगी। अच्छा जी, जब ये ऑब्जर्वेशंस आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं? इन ऑब्जर्वेशंस की शक्ल में आने वाली जो इंफॉर्मेशंस हैं, हम आने वाली इन इंफॉर्मेशंस को डेटा का नाम देते हैं। उर्दू में इसे मवाद कहा जाएगा। तो डेटा जब आ गया, इंफॉर्मेशंस आ गई जो कि एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इन ऑब्जर्वेशंस की मदद से, इन मुशाहिदात की मदद से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, इनसे बनाएंगे हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? मैं इस बात को यहाँ पे क्लोज करता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं, जो मुशाहिदात हमारे पास आए हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनकी 2 किस्में बताई जाती हैं, जो आपने पहले 9th में भी पढ़ी हुई है। एक टाइप है ऑब्जर्वेशन की, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी टाइप है जिसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, इन्हें उर्दू में क्या कहा जाएगा? क्वालिटेटिव को उर्दू में कहेंगे मयारी, मयार से मयारी मुशाहिदात, और क्वांटिटेटिव है मिकदारी मुशाहिदात। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस? एक छोटी सी मिसाल दूंगा तो आप बात समझ जाएंगे। अगर हम ये कहें यहाँ पर कि बिल्कुल आसान सी मिसाल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, कि बॉइलिंग वाटर इज़ वेरी हॉट। देखिए, ये एग्जांपल मैं वैसे ही आपको समझाने की खातिर बता रहा हूँ। बेहतर मिसालें आपकी 9th की बुक में दी गई हैं। एक आसान सी बात से मैं बात कन्वे करना चाह रहा हूँ कि बॉइलिंग वाटर इज़ वेरी हॉट। मैं कहता हूँ उबलता हुआ पानी बहुत गर्म है, जबकि यहाँ पे इसकी हॉटनेस के बारे में कोई डेफिनेट बात हमारे पास नहीं है। जबकि एक तरफ मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितना गर्म हो सकता है उबलता हुआ पानी। एक तरफ आपने उसकी एक खासियत के बारे में बात की, कोई डेफिनेट आपने वैल्यूज नहीं दी। यहाँ पर आपने एक डेफिनेट वैल्यू, एक ख़ास किस्म की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपने बता दिया। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिलते हैं नंबर्स की शक्ल में, यहाँ पर आपको बातों की शक्ल में ये बातें, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मिलती हैं। आपकी जो 9th वाली बुक में एग्जाम्पल दी गई थी वहाँ पर कि पानी और जो अल्कोहल है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन किया गया था, तो वो वाली एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, ज़्यादा सूट करेगी। अच्छा जी, कहा यह जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस।
ये वाली मुशाहिदात इनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, वाई द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो आप इसके पीछे रीजंस बताएंगे दो। एक रीज़न आप बताएंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल, ये काबिले पैमाइश हैं, इनको नापा जा सकता है, मालूम किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मेजरेबल होते हैं। और दूसरी रीज़न है कैन बी के क्वांटिटेटिव, ये असल में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनको आप नंबर्स की शक्ल में रिकॉर्ड कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यूज आप निकाल सकते हो, मेजरेबल होते हैं एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये दो खासियतें जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर समझा जाता है। जी दोस्तों, अभी तक हमने देखा बायोलॉजिकल मेथड में जो पहला स्टेप ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखा, इसकी हमने दो टाइप्स देखी। अच्छा, जब ऑब्जर्वेशंस बना ली जाएं तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये है हाइपोथेसिस। उर्दू में हम इसे नाम देंगे मफरूज़ा। अब समझने वाली बात ये कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस मफरूज़ा क्या है। चले मैं इसे डिफाइन करता हूँ। आप देखें, इसकी डेफिनेशन ये है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब मुशाहिदात की टेंटेटिव का एक मतलब है आर्जी, या आप इसको कह सकते हैं मुमकिना। मतलब ये होगा कि जो आपके पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं, दस्तयाब मुशाहिदात हैं, आप उन अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस की अगर मुमकिना वजाहत करें, आप उसे आर्जी तौर पर उसकी कोई वजाहत आप कर रहे हैं, तो वो आर्जी वजाहत उसकी हाइपोथेसिस है। आइए, तो डेफिनेशन का तर्जमा था। आइए इसका मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिटेल में अगर लेके चलूं कि हाइपोथेसिस क्या है। देखिए, जो ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ गई, हमने क्या करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक मुमकिना हल देना है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके मौजूदा मुशाहिदात को देखते हुए हमने फ़र्ज़ करना है कि इस मसले का ये हल मुमकिन है। वो जो मुमकिना हल हम अपनी मंतक को इस्तेमाल करके सामने ला रहे हैं या पेश कर रहे हैं, वो हमारा आर्जी तौर पर दिया गया हल, जो बाद में सही साबित हो भी सकता है और बाद में सही साबित नहीं भी हो सकता, लेकिन फिलहाल जो आर्जी हल हमने दिया, इस आर्जी हल को, इस आर्जी वजाहत को, इस मुमकिना हल या मुमकिना वजाहत को हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा। लेकिन ज़हन में रखिए कि जो हाइपोथेसिस होगा ये हमेशा एक स्टेटमेंट की शक्ल में होता है। जब आपने कोई भी हाइपोथेसिस पेश करना है तो आप एक स्टेटमेंट देंगे कि ये है इस मसले का हल। अगर एग्जाम्पल में जाना चाहेंगे तो 9th वाली बुक में आप मलेरिया की जो एग्जाम्पल है उसमें जो हाइपोथेसिस दिया गया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये वहाँ पे था, एक स्टेटमेंट थी जो उस मसले का एक आर्जी हल था, जिसके बारे में अभी कंफर्म नहीं था कि बाद में वो बात सच्ची साबित होगी या नहीं साबित होगी। एनी हाउ ये जो हाइपोथेसिस है एक फर्जी हल और एक स्टेटमेंट की शक्ल में होगा। गौरतलब बात यह है कि ये जो फर्जी हल होता है ये फाल्सीफाइएबल होता है। जब आपने 9th में वैसे पहले एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात पढ़ी होंगी
कि ये फाल्सिफाइबल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हम ये देखेंगे कि जब हाइपोथेसिस बनाया जाता है, यहाँ पर एक टेक्निकल बात आ रही है कि जब कभी एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा तो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है एक लॉजिक जिसको रीजनिंग का नाम देते हैं। रीजनिंग किसी खास किस्म की लॉजिक के जरिए आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं। अच्छा, ये हाइपोथेसिस बनाते हुए कहाँ से बनाना है? ऑब्जर्वेशन से। क्या बनाना है? हाइपोथेसिस बनाना है। और इस्तेमाल क्या करना है? ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाते हुए रीजनिंग को। अब रीजनिंग उर्दू में आप इसको कह सकते हैं, एक लफ्ज़ है तौजीहात, यानी वजह बताना, तौजी का इस्तेमाल करना, ये इसका मतलब हो सकता है। लेकिन ये उर्दू में इसकी वजाहत इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे होंगे। रीजनिंग एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है। कहते हैं जी रीजनिंग हाइपोथेसिस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की आगे टाइप्स बताई जाती हैं दो। एक टाइप है रीजनिंग की डिडक्टिव रीजनिंग, और दूसरी टाइप है इसकी, इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। आज हम देखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इन दोनों रीजनिंग्स में क्या फ़र्क है। मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर, ये बात अक्सर मैं वैसे इस लेक्चर में बताया करता हूँ, किसी ने कहा एक मर्तबा स्टूडेंट कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों का उर्दू तर्जमा बता दीजिए। तो मैंने बताया कि डिडक्टिव रीजनिंग को उर्दू में इस्तखराजी इस्तदलाल का नाम देते हैं। इस्तखराजी इस्तदलाल। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग को उर्दू में कहते हैं, इसे कहते हैं इस्तकराई इस्तदलाल। तो मुझे उस स्टूडेंट ने कहा कि सर उर्दू में रहने दें, इंग्लिश में ही ठीक है, क्योंकि उर्दू में आप देखें इंग्लिश की निस्बत भी थोड़ा समझने में बोलने में मुश्किल नज़र आ रहा है। चलिए इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए, मैंने बताया था कि रीजनिंग हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऑब्जर्वेशंस से। क्या बनाते हुए? ये हमने बनाना है ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस। इसी तरह इंडक्टिव रीजनिंग में भी हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों में ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस तो बना रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये ज़रा गौर कीजिएगा। अगर हम इस तरह करें कि हमारे पास कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हों, कुछ आम मुशाहिदात हों, जनरल ऑब्जर्वेशन, और इनसे हम बनाएं एक स्पेसिफिक, एक ख़ास किस्म का मफरूज़ा हाइपोथेसिस। जनरल से स्पेसिफिक, जनरल ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। अगर इस तरह मूव करेंगे तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग। और अगर इससे उलट चलें, मतलब कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो स्पेसिफिक और बनने वाला जो हाइपोथेसिस है ये हो एक जनरल। अगर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, जनरल की तरफ, तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग, और अगर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं तो ये है डिडक्टिव। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि जनरल से स्पेसिफिक ये डायरेक्शन का मतलब क्या है। आइए इन दोनों रीजनिंग्स को एक ही मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा गौर कीजिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी रीजनिंग्स इस्तेमाल की जाए तो यहाँ पर हमेशा एक ख़ास किस्म का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एंड देन का लॉजिक। छोटी सी मिसाल दूं तो आप लोग मैथ्स के अंदर जो थ्योरम सॉल्व करते हैं उसमें भी इफ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से ये लॉजिक इस्तेमाल होता है।
यहां पर भी इफ देन का लॉजिक इस्तेमाल होगा। उर्दू में कहेंगे अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये अगर और तो वाला लॉजिक है। ये दोनों तरह की रीजनिंग्स में इस्तेमाल होना है। एक मिसाल दोनों रीजनिंग्स को समझने की खातिर आपके सामने रखता हूं, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स की मदद से आप उस बात को समझ पाएंगे। देखिए, फर्ज करें अगर मैं लिखता हूं कि इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, एंड स्पैरो आल्सो हैज विंग्स। हमने कहा ये पहली बात वो जिसको हम जो आम मुशाहिदे की बात है। देखिए, हमने कहा था डिडक्टिव रीजनिंग में ऑब्जर्वेशंस जनरल होती हैं, तो इसमें हमने ये पहला पॉइंट अभी डिस्कस किया, जनरल ऑब्जर्वेशन। हमने कहा एक आम मुशाहिदे की बात क्या है कि अगर तमाम परिंदों के पर हों, जितने भी परिंदे हैं सब के अगर पर हों, और साथ ही हमने एक बात और भी कही कि अगर चिड़िया के भी पर हों तो फिर क्या होगा, तो एक डेफिनेट बात है कौन सी, कि द स्पैरो इज अ बर्ड, कि स्पैरो भी एक परिंदा, चिड़िया भी एक परिंदा है। हमने अगर से तो के दरमियान में एक बात लिखी और लॉजिक इस्तेमाल करते हुए उस जनरल ऑब्जर्वेशन से एक ख़ास परिंदे के बारे में एक हमने नतीजा निकाला, कंक्लूजन हमने डिड्यूस किया, अखज़ किया। तो अगर इस तरह की लॉजिक इस्तेमाल की जाए तो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग्स का नाम देते हैं। आइए इसी को थोड़ा आप बदल के लिख लें, यानी यहाँ पे आप इसकी निस्बत यहाँ पे उलट इन बातों को दोहराएंगे। किस तरह कहेंगे, यहाँ पर अगर आप कहेंगे इफ स्पैरो इज अ बर्ड, बिल्कुल वही बात जो यहाँ पर आपने बाद में इस्तेमाल की। हमने कहा कि अगर चिड़िया एक परिंदा है, चिड़िया एक परिंदा है, एंड इट हैज विंग्स, हमने कहा अगर चिड़िया एक परिंदा है और इसके पर हैं। अब ये ऑब्जर्वेशंस एक खास परिंदे के बारे में है, यानी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो क्या है, देन पहले हमने कहा इफ स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट हैज विंग्स, देन तो हम चंद परिंदों के नाम लिखते हैं कि पैरट और इसी तरह से हॉक एटसीट्रा। ये तमाम जितने भी परिंदे हैं सारे के सारे हैज़ विंग्स, इन तमाम के पर होंगे। यानी ऑब्जर्वेशन एक ख़ास परिंदे के बारे में थी, वहाँ से जो हाइपोथेसिस है, जो मफरूज़ा है, जो नतीजा है, वो हमने तमाम परिंदों के बारे में एक नतीजा निकाला। तो अगर जनरल ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बयान किया जाए तो डिडक्टिव रीजनिंग, और अगर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक जनरल हाइपोथेसिस बनाया जाए तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। उम्मीद है जी यहाँ तक बातें आपको समझ आई होंगी, और अगली बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।